सभी दर्शकों का एक बार फिर से इस प्रोग्राम में स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम नॉर्मली सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, खासकर जबरन टीकाकरण को जिस तरह से चल रहा है, तो हम कई सारे मुद्दे हम ऑलरेडी कई सारी लाइव कर चुके हैं। एक बार फिर से इस खास प्रोग्राम को लेकर के आए हैं। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज बीजी कौलसे पाटिल जी और एडवोकेट साहिल गोयल जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा आज की इस वीडियो में, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा जज साहब आपका भी और एडवोकेट साहिल गोयल जी आपका भी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका चैनल में। जी नमस्ते आपसे। जी, तो जज साहब सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। वो आज का विषय हमने रखा है जो पूरे देश में कह लीजिए या फिर हर राज्यों में कह लीजिए, तो जो राज्य सरकार या जो लोकल प्रशासन है, जिस तरह से जबरन टीकाकरण या अनिवार्य टीकाकरण की प्रक्रिया चला रहे हैं कि जिसने टीका नहीं लिया है, उसकी सेवाओं को बंद करने का आदेश दे रहे हैं कई सारे जिलाओं के डीएम, एसडीएम। आप हमें बताएं, चूंकि आप पूर्व जज भी रह चुके हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं आप, क्या इस तरह से जबरन टीकाकरण करना ये संवैधानिक है या असंवैधानिक? ऐसा शायद नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए अभी आवाज आ नहीं पा रही है जज साहब आपकी, तो एक बार फिर। और जब अभी आपने कोविड का कहा, यानी टीकाकरण की बात करी, तो दुनिया कहती है कि टीकाकरण बिल्कुल गैर कानूनी भी है और गैर साइंटिफिक भी है। जैसे वो टेस्ट सीपीएचटी से आपका वो टेस्ट थी ना कोविड जी, पहचानने आरटीपीसीआर की, टेस्ट। डब्ल्यूएचओ ने खुद कहा कि इट इज नॉट कंक्लूसिव टेस्ट। तो तुम क्यों एयरपोर्ट है बम्बई एयरपोर्ट पे हम जाएंगे तो हमको बाहर आने नहीं देते, झगड़ना पड़ता है, पुलिस बुलाने पड़ते हैं। तो जो भी कोविड के बारे में जो भी है वो सब फ्रॉड है। वो दुनिया का फ्रॉड होगा, लेकिन हमारे देश का ज्यादा फ्रॉड। कानून से यदि किसी को लॉकडाउन करना है तो लॉकडाउन करने वाले लोगों के 2 समय की रोटी का इंतजाम करके ही लॉकडाउन करना है। दुनिया भर में जब लॉकडाउन हुए तो उनके घर सब पहुंचाया जाता था, अनाज के सभी सुविधाएं दी रही थी। हमारे करोड़ों लोग पैदल चल रहे थे। तो यहाँ ना संविधान से के तहत काम चलता है, ना कानून सुव्यवस्था के तहत चलता है, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत चलता है। यानी इन सबकी धज्जियां उड़ाना ये मोदी शाह सरकार की खासियत है। और इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ 1% कम्युनिटी ने, सिख, किसान, पहले सब किसान तो सब भारत के किसान जुट गए, लेकिन उन्होंने लंगर चलाए और सबको ताकत दी, इसलिए वो काम चला। और किसानों के आंदोलन ने दिखा दिया है कि हम कर सकते हैं। इस माइटी पावर के या इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर कानूनी कारोबार करने वालों को भी हम सबक सिखा सकते हैं, ये उन्होंने दिखा लिया है। आज जो सरासर अन्याय हो रहा है, सभी क्षेत्र में अन्याय है। देखो ना, अभी बैंक कर्मचारी रास्ते पर है, कामगार रास्ते पर है, किसान रास्ते पर है, तो घर में कौन है और कौन खुश है? जो बैंक कर्मचारी प्रिज्यूम्ड दे आर संघीय, तो संघी पर बैंक कर्मचारी भी अभी क्या बोल रहे हैं कि ये 5 लाख की कंडीशन, ये 10 लाख की कंडीशन। तो प्राइम मिनिस्टर को पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा एक पैसा भी किसी का डुबाया क्या बैंक ने? बैंक को लोगों ने डुबाया जो मोदी के दोस्त है। यानी मोदी ने 7 साल में कम से कम 50 लाख करोड़ की संपत्ति कर के माध्यम से होगी, कर्ज के माध्यम से होगी, या कर्ज छूट के माध्यम से होगी, या ब्याज या कर कम करने के माध्यम से होगी। चंद पूंजीपतियों को फायदा दिला है। ये जो कोविड है, ये भी एक बड़ा बिजनेस है।
और ये बिजनेस उनके दो काम होते हैं। कोविड से वो तो पैसे तो कमाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि मोदी अंबानी की अदानी और अंबानी की प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ी है कोविड के पीरियड। बिल्कुल। तो पर्पस क्या है कि तुम घर में बैठो, आंदोलन मत करो। अभी इतने किसान आंदोलन कर रहे थे, ना किसी ने वो टेस्ट करवाई, ना किसी ने वो ये लिए इनैकुलेशन क्या बोलते हैं उसको, टीका नहीं लगवाए, तो भी उनको तो कुछ नहीं हुआ। मैं खुद कोविड का पॉजिटिव था, तो भी मैंने एक टैबलेट नहीं लिया और मैं आपके सामने बैठा हूं, एक भी टैबलेट नहीं लिया। तो मतलब ऐसा है, इसका हेतु, इनका हेतु साफ नहीं है। ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, ये देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। जब जब दुनिया कहती है कि भारत में लाखों लोग कोरोना से मरे, लाखों लोग, तो क्यों मरे? तो कोरोना किसी को मारता नहीं है, लेकिन जब भी कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को रोकने के लिए हमारे पास कोई साधन ही नहीं है। हॉस्पिटल्स बंद है, ऑक्सीजन नहीं देते हम लोग। तो इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग इनके गुलाम हुए हैं, और वो वही चाहते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि आप संघियों की सोच समझते नहीं है। उनका कहना है कि हम देश के मालिक हैं, तुम सब लोग, यानी संघी कुछ करोड़ लोग होंगे, 1,000 करोड़, 1%, वो छोड़ के सभी लोग 2 समय की रोटी के गुलाम है सर। हो चांगलं वाटतंय। मी ऑनलाईन आहे, जरा फोन करतो। आई एम सॉरी। जी जैसा। जी जी। तो मैं बीमार था, तो डॉक्टर का फोन था, भाई आपको कुछ तकलीफ है क्या? तो कुछ नहीं है, मैं मेडिसिन तो लेता नहीं। तो एनीवे, तो सुनिए कि हम लोग सब आज किसी को डर, वो बैंक के कर्मचारी की स्लोगन है, डरो मत डरो मत। जब संसद आवारा हुई है, संविधानिक संस्था है, न्याय संस्था तक, ब्यूरोक्रेसी, आईबी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, तो सुप्रीम कोर्ट का दर्जा होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को मिलने जाता है। और कल जो कानून लाया कि आधार, वोटिंग के लिए आधार की जरूरत, कनेक्शन करना, तो सुप्रीम कोर्ट के धज्जिया उड़ा, अंदर की धज्जिया है वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार इज नॉट कंपल्सरी। ये कोविड के टीका नहीं कंपल्सरी नहीं है, टेस्ट कंपल्सरी नहीं है, कर ही नहीं सकते। जब किसी भी विषय पर दो ओपिनियन होते हैं, तो मुझे दोनों से एक एक्सेप्ट करने का मुझे अधिकार है। कोई मुझ पर लाद नहीं सकता। तो ये ऐसी हालत में हम लोग हैं, और हम लोग चुप है, मुर्दा बन गए। तो लगाओ टीका, क्योंकि वो हिलने नहीं देते। राशन नहीं देंगे तो टीका लगाएंगे ना। तो ये कंपल्सरी हो गया है। जब कोर्ट कहता है कि कंपल्सरी नहीं है और किसी पर कंपल्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर राशन लेने के लिए जाते हैं, तो टीका नहीं लगाए तो राशन नहीं देते, कंपल्सरी हुआ ना। तो कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ेगा। इन्होंने क्या किया है, आपको मैं बड़े नम्रता के साथ कहता हूं कि सबसे बड़ी गलती देश की हुई है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संघियों को साथ लिया 1976 में, जब इंदिरा गांधी मैडम बोलती थी कि आप इनकी साथ मत करो, तो उन्होंने बोला कि वो यदि संघीय आतंकी है तो मैं भी आतंकी हूं, और इनको लिया। इन्होंने शिक्षा में जहर फैलाया भविष्य लाके। इन्होंने टीवी पर रामायण महाभारत दिखा के बाबरी मस्जिद गिराई, और बाबरी मस्जिद गिरने के बाद इनको कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते, हम कुछ भी कर सकते। उसके बाद गोधरा हुआ, उसके बाद अहमदाबाद हुआ, और बाकी तो लिस्ट बहुत है, कल तक, यानी लाल किले तक की लिस्ट है। उरी, पठानकोट, बागलकोट, क्या क्या बोलो। जो भी घटना देश में हुई, बुरी घटना, जिसका फायदा सिर्फ संघी को हुआ, तो तर्क क्या निकलता है कि उन्होंने करवाया, दूसरा कौन कैसा करेगा? तो ये जो हो रहा है भारत में, इसके लिए हमें अभी अमेरिकन सीनेट का मैं डिबेट पढ़ रहा था, तो संघ के भी खिलाफ वो बात बहुत बोल रहे हैं कि ये बहुत बुरी बात है संघ। और मैंने
मेरे ख्याल से अक्टूबर 2015 या 15 में ही मोदी का जब पीक था, तब मैंने भारत आरएसएस मुक्त होना चाहिए, ये मैं 1976 से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारत में संघ के मुक्ति के बिना, संघ मुक्त भारत होने के बिना हम सुखी जीवन नहीं जी सकते। हम अभी भी पावर में आए, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो भी हम कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि सभी तरह से सभी की पोजीशन पर संघी बैठे हुए। आप बोलिए, आपको क्या चाहिए अभी? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं अभी साहिल भाई आपकी भी इस पे प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर एक और प्रश्न है जिसका मैं जवाब चाहूंगा पाटिल जी से ही पूछना। तो साहिल भाई आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि जबरन टीकाकरण सच में अब उस लेवल तक का हो रहा है कि बहुत सारी जगह पर तस्वीरें या घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि जबरदस्ती पकड़ करके इस तरह से लगाया जा रहा है। तो क्या ये अपराध नहीं हो रहा है, और इस अपराध की फिर सजा देगा कौन? जी साहिल भाई, आपकी कोई प्रतिक्रिया इस पर? ये तो अपराध है, इनके कितने अपराध है। जब जी 2002 नमस्ते। में हमारे नामचीन जजेस थे, जस्टिस कृष्णा है, जस्टिस सावंत, जस्टिस हम्म। सुरेश, नामचीन ऑनेस्ट जजेस, उन्होंने कहा था कि इनको तुम मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करो, और मोदी शाह और उनकी गैंग को एक भी संविधानिक पोस्ट कभी देनी नहीं, ये रिकमेंडेशन था। तो हम 2002 से कहते हैं कि मोदी शाह देश के सेवक नहीं है, वो देश के दुश्मन है, और आज भी हम वही कहते हैं। तो आपने अभी ये तो बहुत मामूली सवाल पूछा कि वो जबरदस्ती टीकाकरण कर रहे हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर की उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन अभी में भी किया था, तो भी जिन्होंने उल्लंघन किया उसको कोर्ट ने जमीन दे दी, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई उनको जमीन दे दी कोर्ट ने, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। यदि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय यदि ऐसे ऑर्डर करता है तो वो पेंडोरस बॉक्स खोल रहा है। अभी ये कुछ भी करते आधार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निजी अधिकार, निजता के अधिकार को धक्का पहुंचता है, ये क्या मानते हैं? ये नहीं मानते। तो इसके लिए हर समय कोर्ट में जाना और कोर्ट में ठंडे बक्से में डालना हमारी कंप्लेंट, ये तो रूटीन हो गया है। अभी सीएए एनआरसी देखो, कश्मीर का सवाल देखो, जो लोग सालों जेल में यानी घर में, तो जेल ही है ना, तो जेल में है, एक भी आदमी एक भी मिनट के लिए उसकी इच्छा के खिलाफ उसको कंफाइनमेंट नहीं करनी चाहिए, तो भी हो रही ना कंफाइनमेंट, और कोर्ट ने सब ठंडे बक्से में डाला है। तो आपकी जो जैसा मैं थोड़ी सी टिप्पणी साहिल जी, जैसा मैं टिप्पणी अभी हमारे साथ वकील एडवोकेट साहिल भाई भी जुड़े हुए हैं, तो साहिल जी से मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी टिप्पणी हो जाए। तो साहिल जी आपको लगेगा कि मैं आपके मुद्दे छोड़ के बोल रहा हूं, लेकिन देखो जड़ से बोलना हो, जड़ से आपको समझाना होगा, तो ये मुद्दे सब लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं सर, के ऑर्डर आप क्यों नहीं मानते, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्यों नहीं मानते? तो मानने की इनकी आदत ही नहीं, ये संविधान ही मानते नहीं। जी बिल्कुल, अब इसी बात पर थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेता हूं वकील साहब की। वकील साहब आप अपनी प्रतिक्रिया दें साहिल जी। जी नमस्ते आप सभी को, और सभी दर्शकों को नमस्ते मेरी तरफ से। सबसे पहले तो सुमित जी, मैं आपको बधाई का पात्र मानता हूं इस चीज के लिए जो आप मुहिम चला रहे हैं, और हम सब मिलकर जिस प्रकार से सभी क्रांतिवीरों को इकट्ठे कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और इसी उपलक्ष्य में आज हमें बहुत ही सीनियर जो हमारे हैं, बहुत वरिष्ठ हमारे जो जज साहब हैं पाटिल जी, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, और इन्होंने भी जबरा टीकाकरण का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। मैं इस चीज के लिए इनको धन्यवाद करता हूँ, और इन्होंने हमारे को इस चीज के लिए आशीर्वाद दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं इस चीज का बहुत प्रोत्साहन करता हूँ। तो रही बात जबरन टीकाकरण की, ये तो गलत ही हो रहा है। हमने पहले भी बहुत सी वीडियोस में इसके बारे में बताया कि कौन से सेक्शंस को वायलेट कर रहे हैं, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कोर्ट्स भी जो है कई जगह पे साइलेंट बैठी हैं, कुछ करती नहीं है, और कभी लॉकडाउन हो जाता है तो वो केसेस पड़े रहते हैं, जिन केसेस के अंदर इतना ग्रीवियस चीजें हैं जैसे कि लोगों का मरना और मास जेनोसाइड जैसी चीजें हैं, उन केसेस के ऊपर भी डेट्स लगते रहना, 6-6 महीने की डेट्स लग रहा उन केसेस के ऊपर। ये कहाँ क्या न्याय है? कैसी न्याय व्यवस्था में हम जा रहे हैं आज के दिन? ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन हम सब ने मिलके जो है आगे बढ़ना है इसके अंदर। इसमें भारत जागो टीम जो हमारी है, वो अभियान वो पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। आज से 2 दिन पहले भी हमारी जो टीम के एक हमारे माननीय जो हमारे
कार्यकर्ता हैं राम लखन जी, ये एक इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं एक कॉल कंपनी के अंदर। इनके साथ इनकी जो है तनख्वाह रोक दी गई थी, इनकी अटेंडेंस रोक दी गई थी, और इनको कहा जा रहा था कि जब तक आप टीका नहीं लगाएंगे और आपको आपकी अटेंडेंस नहीं मिलेगी, आपकी कल को तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। पिछले महीने की तनख्वाह भी उनकी रोक रखी थी। तो उस चीज को हमने संज्ञान लेते हुए हमने उसी समय पे उनको कॉल किया, उनके जो हायर ऑफिसर्स थे एसओपी, उनसे बात की हमने, उनको सारी बात हमने प्यार से समझाई। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है, बहुत से लोग दबाव में कर रहे हैं, वो खुद भी समझ रहे हैं हो गलत रहा है, लेकिन वो खुद ये बात बोल देते हैं बाद में कि जनाब हम क्या करें, हमारे ऊपर तो दबाव है इस चीज का। तो उनको खुद को नहीं पता इस बात का कि उन्होंने दबाव नहीं सहन करना है, और वो नहीं सहन करेंगे तो नीचे वाले पे दबाव भी नहीं डालेंगे। तो अच्छी बात ये जी हुई इसके अंदर कि उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया, समझा उन्होंने सारी बातों को, हमने उनको टेक्निकली सारी बातें समझाई, और वो समझ गए इन सब बातों को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे राम लखन जी आए और उनकी अटेंडेंस भी लगेगी, पिछले दिनों की जो अटेंडेंस नहीं लगी है वो सारी चीज दी जाएगी उनको, और कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो ये जो है बात शनिवार की है। और कल सोमवार को वो अपने ऑफिस गए भी हैं, तो वो आसानी से गए हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं आई है। बात ये है कि हमें अपने राइट्स के लिए, हमारे जो राइट्स हैं उसके लिए हमारे को लड़ना होगा, उसके लिए खड़े होना होगा। आप सोचे कि घर बैठे आपको आजादी मिल जाएगी, तो नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। बहुत से लोग तो इस चीज से डरते हैं कि हमें सामने नहीं आना, हमें अपनी शक्ल नहीं सामने लेके आनी, हमने अपनी वॉइस नहीं लेके आनी, हमारी फोटो आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से आप डरेंगे तो आप कैसे समाज का निर्माण करेंगे? ऐसा समाज तो नहीं जी चाहिए हमें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हमारे संगठन में जुड़े हैं अभी बबलू जी, और वो सिमडेगा झारखंड से हैं। उन्होंने जी भी इस प्रकार से जबरन टीकाकरण देखा, उनके एक जानकारी में उनके कजन जो है, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, उनकी वाइफ के साथ भी, तो वो जबरदस्ती भी रुकवाई गई है। बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो दबाव में हैं, इसी कारण से ये सब कुछ हो रहा है, और कोई भी कारण नहीं है। हमने बहुजन जी मुक्ति जी पार्टी का भी सपोर्ट किया इसी इसी उपलक्ष्य में, कि जो जबरन टीकाकरण के खिलाफ वो बोल रहे थे, हमने उनको जो है सपोर्ट दिया है। उसमें हमारे अलग अलग जिलों से पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे कार्यकर्ता उनके पास पहुंचे हैं, और आगे भी पहुंचेंगे। उसमें से संतोष जो हमारे काफी एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वो पुणे से पहुंचे हैं वहां पे, और उन्होंने बढ़ चढ़ के उस मुहिम के अंदर साथ दिया। ये जबरा टीकाकरण के खिलाफ बहुजन मुक्ति पार्टी का उन्होंने साथ दिया। भारत जागो अभियान की पूरी टीम जो है इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है पहले दिन से, और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलिए एक चलिए चीज मैं और थोड़ी मैं देर आपको रुकना बताना चाहूंगा। चाहूंगा। जी, एक चीज और जी मैं आपको साहिल। बताना चाहूंगा कि हमारे संगठन के एक और कार्यकर्ता हैं अभिषेक जी, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने भी मुझे एक अभी लेटर सेंड किया था। ये एनटीपीसी का लेटर है, जी थर्मल पावर कॉरपोरेशन का। तो इसके अंदर भी जो है उनको इस प्रकार से बाध्य किया जा रहा है कि अगर आप टीका नहीं लगाएंगे तो आपकी मेडिकल ओपीडी बिल जो रिम्बर्समेंट है वो रोक दी जाएंगी। इस प्रकार जी से इन लेटर्स में लिखा जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ पे मिस्टर ए के जाडली, ये जीएम हैं इस कंपनी के अंदर, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने क्या सोच के और किन फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग आपने ये सब बातें लिखी हैं इसके अंदर, इस लेटर में। आप इस तरीके से कह रहे हैं कि टीका नहीं लगवाएगा तो आप उसके सारे संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे क्या? इस तरीके की बदमाशी आप कर रहे हैं। और अगर आप बदमाशी नहीं कर रहे हैं और आपका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, मिस्टर जादली जी, अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो आप पे किसी का प्रेशर होगा, तो आप सामने आइए और बताइए हमारे को, और हम जल्द से जल्द आपसे भी कनेक्ट करेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि आप प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को इस प्रकार से कि आप टीका लगवाइए, नहीं तो आपकी मेडिकल रिम्बर्समेंट रोक दी जाएगी। और यहाँ पे ये कुछ और बातें लिखते हैं, बहुत ही दिलचस्प है। ये कहते हैं कि जिन लोगों ने नहीं लगवाया टीका may also affect the well-being of others at the workplace, कि जिन्होंने टीका नहीं लगवाया वो दूसरों की जो जान है या उनकी जो वेलबींग है उस पर असर डाल सकते हैं। ये ऐसी फाइंडिंग्स लाते कहाँ से हैं, इन लोगों के पास ऐसा ज्ञान आता कहाँ से है? हमारे तो समझ से बाहर है ये बात। ना ही तो ये मेडिकल प्रोफेशन से कोई बात बनती है इस तरीके से, ना ही कानूनन ऐसी कोई बात है। सब लोग ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है, और ये इस तरीके की बात लाते कहाँ से, समझ से बाहर है ये बात। ये अपने आप से जी लिख के इस प्रकार से जो फोर्स कर रहे हैं वैक्सीन को या जो टीकाकरण को फोर्स कर रहे हैं, इसके लिए हम चाहेंगे ये अपना स्पष्टीकरण दे जल्द से जल्द। नहीं तो हम जो है आंदोलन करेंगे इस चीज के खिलाफ, और पुरजोर तरीके से पूरे कॉरपोरेशन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस चीज के लिए। तो आप इसमें अपनी जस्टिफिकेशन दीजिए मिस्टर ए के जादरी जी।
जी बिल्कुल। तो अभी मैं सीधे आना चाहूंगा जज साहब के पास फिर से। जज साहब, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि आपने ही कहा कि जिस तरह से जो मौजूदा सरकार है वो संविधान के अनुसार भी देश नहीं चला रही है, न्यायपालिका की भी धज्जियां उड़ा रखी है, क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट की सरकार बात मान रही, ना हाई कोर्ट की। जब जनता के द्वारा जो जनता को अधिकार देता है संविधान, वो भी देश में लागू नहीं है, न्यायपालिका से भी अगर जनता उम्मीद ना करे, तो जनता के पास आखिरकार क्या विकल्प है जिससे कि उसको न्याय मिल पाए? जज साहब, आप इस पर बताएं। इतना अच्छा विकल्प हमको किसानों ने दिखाया है। जी ये अभी वकील साहब अम्बेडकरवादी है, दिखता है, जो वो जिस पार्टी का नाम लिया, जो किसानों जी ने किया ना, ये पहले अम्बेडकरवादी करना चाहिए, क्योंकि उनकी बिल्कुल। संख्या तो सिखों से कई कई गुना ज्यादा है। ये मुस्लिम भाइयों ने करना चाहिए था। सीएनआरसी में उन्होंने अच्छा किया, उनका आंदोलन बहुत खड़ा, मैं देश भर हमारे माता भगिनियों को जाके नमन करता था कि आपने देश में क्रांति की शुरुआत करी। तो हो रहा है, और वो बहुत तगड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। जब किसान जी खड़े थे तो मैं सबको विनती कर रहा था कि जो भी अनाज खाता है उसको किसानों के साथ जाना चाहिए। जब एनआरसी सीए चल चला था तब भी मैं सबको विनती करता था। हमने बंबई में अम्बेडकरवादी रमाबाई बाग शुरू करने का, जहां उनका शाहीन बाग था, तो हमारा रमाबाई बाग शुरू करने का हमने संकल्प किया था और प्रयास शुरू करे थे। तो हमें सबको जोड़ना होगा। अब ये बैंक कर्मचारी लड़ रहे हैं, इनको किसानों के साथ जाने में क्या दिक्कत थी? इनको मालूम था कि उनके बैंक बेच रहे हैं। सार्वजनिक उद्योग जो है वो बेच रहे हैं, तो सभी सार्वजनिक उद्योग वाले नौकरी है, नौकर वाले हैं, उनको क्या हो गया है, क्यों घर में बैठे हो? तो सबको बाहर साथ आना चाहिए। और देखो, जब सभी संविधानिक संस्थाएं आवारा होती है, तब हमें सिर्फ एक ही चारा है, रास्ते पर आना। डॉक्टर बाबा जी साहब अम्बेडकर ने किसानों का 7 साल आंदोलन चलाया था, 7 साल, 7 इयर्स। किसानों ने झाड़ की पत्तियां या कच्ची मछलियां खा के दिन निकाले, लेकिन शरण नहीं गए। और उसके बदौलत टेनेंसी लॉ आया और हम लोग सब जमीन के मालिक बने। इनको वही बदलना है कि हम सबकी जमीन छीननी है। मैं अभी आज भी किसान हूं, मेरी अच्छी जी खेती है, जी उसके ऊपर ही मेरी 2 रोटी चलती है। लेकिन 2 रोटी चलती है, किसानी में कभी मुनाफा नहीं होता। और कभी वो, जी मेरा 10 एकड़ गन्ना होने के बावजूद भी किराना मुझे कर्ज से, यानी घर का जो माल है कर्ज लेके ही लेना पड़ता है। मतलब ऐसा जी है कि हम सब लोग, जिनको लीड लेना चाहिए था, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये लीड अम्बेडकर वादियों ने लेना चाहिए। इनमें इतने डिवीजन है और वो सब जाके मोदी के गले लगते हैं। मैंने पासवान जी को फोन किया था, अभी मायावती जी को फोन करने के तो कोई ताल्लुक से पर्पज ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी को मानते नहीं। लेकिन काशीराम जी होते तो अब तक हम उनके दोस्त थे। तो ये जो सब, जिन्होंने ये पंगा लेना चाहिए था, क्योंकि मनुवाद की जहरीली सोच समझने वाले सिख जितने माहिर है, उतने ही अम्बेडकरवादी माहिर। उनको ये जहरीली सोच का अच्छा परिचय है। ये जहरीली सोच के लिए इन्होंने सोचना चाहिए अभी कि हमारा नंबर 1 एनिमी कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है। आज हमारा नंबर 1 वो मोदी एनिमी है, तो उसको हटाने के लिए नंबर 2 कितना भी बुरा हो तो उसके साथ हमें जाना चाहिए। जब वो बिल्कुल। जाएगा तो हम नंबर 2 को खत्म करेंगे। काशीराम की पॉलिसी ऐसी थी, लेकिन गलत हो गई। काशीराम बोले थे मुझे पहले कांग्रेस को मजबूर करना है। तो क्या हुआ? कांग्रेस को मजबूर किया और बीजेपी आई। और बीजेपी को मजबूर करने के लिए तो कोई नहीं है। तो बिल्कुल। बीजेपी को मजबूर करना भी आसान नहीं है, क्योंकि संघियों के पास, बीजेपी के पास नोटों के गोडाउन है, गोडाउन। उसके टीवी पर दिखाया था, टीवी पर दिखाया नहीं किसी ने, लेकिन कि कपिल सिब्बल ने कॉन्फ्रेंस ली थी दिल्ली में। इनके नए नोटबंदी के पहले या नोटबंदी के बाद इमीडिएटली नए नोटों से बड़े भरे हुए गोडाउन दिखाए। तो ये अभी ऐसे हटने जी वाले नहीं है। और जो भी वो हटेंगे और हम लोग सत्ता में आएंगे तो वो हमको काम नहीं करने देंगे, क्योंकि सभी अधिकारी उनके हैं, ब्यूरोक्रेसी उनकी है। और जो हम जी अभी बोले ना, आप वो जो कौन एमडी है, उसने वो सर्कुलर निकाला, ये सब साले स्वार्थी है। इनको खुद के इंटरेस्ट के सिवा कुछ मालूम ही नहीं। ये सब बहुजन समाज के है।
लेकिन बहुजन समाज के लोग जब लाचार होते हैं तो हमें कोई चारा नहीं है, जुडिशरी नहीं हमारी मानेगी, आईबी सीबीआई नहीं मानेगी, कोई मानेगा नहीं हमारा। जब तक हमारा संगठन रास्ते पर आके इनका खाना पीना बंद करेंगे तब ये हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं पत्थर उठा के मारो, मैं तो जी अहिंसा के मार्ग दिखाता हूँ, संविधान के दायरे में करता हूँ। और ये दोनों मार्ग मिलके हम पूछो, मैं दिल्ली में बहुत कोशिश करी, मुस्लिम और दलित भाई किसानों के साथ जुड़ने के लिए मैंने कोशिश करी। मैं कहता था कि ये मौका है, मोदी को हराने का ये मौका है। लेकिन देखो अभी क्या हो रहा है, इलेक्शन में क्या हो रहा है आप देखो। तो यदि ऐसा मोदी आसानी से जाने वाला नहीं है, मोदी नहीं है वो, मोदी व्यक्ति नहीं है, ये संगी जहरीली सोच है। और जिन्होंने हजारों साल हमारे पर राज किया है, हजारों साल, वो ऐसे तुम्हारे ये डबड़े ईवीएम के साथ जाएंगे क्या? ईवीएम का भी आंदोलन करना जरूरी है, लेकिन सब साथ जुड़ते तो सभी इश्यू लेते तो मोदी हवा में उड़ जाता। तो चारा आपने पूछा, चारा एक ही है। जब ये सब लोग आवारा होंगे, संसद भी आवारा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हमारे सुन नहीं रहा है, तो हमें रास्ते पर आने से दूसरा चारा नहीं। बिल्कुल। तो सॉल्यूशन के तौर पर, समाधान के तौर पर जन सैलाब, जन आंदोलन, यही हमारे पास रास्ता है, क्योंकि कानून की भी धज्जियां सरकार उड़ा रही है। साहिल जी, मैं इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और चूंकि आप इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, हम कई सारी जगह पर आंदोलन भी करने की भी कोशिश की गई है और कई सारी जगह पर आयोजित किए भी गए हैं। भारत जागो अभियान के तहत क्योंकि संगठन काफी अच्छे से कार्य कर रहा है, इस क्षेत्र में आप क्या कार्य जी करेंगे और कैसे करेंगे, और जो जनता से क्या आह्वान करेंगे? क्योंकि जज साहब ने भी स्पष्टीकरण कर दिया कि संविधान से या कोर्ट कचहरी से, इनसे उम्मीद करना तो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, जब तक कि जनता खुद एक साथ नहीं आएगी। आगे इस बात को बढ़ाएं साहिल भाई। जी, मैं आपसे चाहूंगा कि जनता को इस बात का समझ में आ जाए कि ये जो सब चीजें हैं, ये आप सोचिए कि कागज पत्थर से ही सारा काम चल जाएगा। अगर इसी से सारा होता तो हमें आज इन चीजों के लिए बैठना नहीं पड़ता। हम देर रात भी बैठ बैठ के इन सब चीजों को कर रहे हैं, लोगों से संपर्क बना रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। सारा कुछ अगर कागजों से ही हो सकता तो फिर इस प्रकार के कागज सामने भी नहीं आते। इस प्रकार के कागज सामने लाने से पहले उन लोगों को बहुत जोर आता, लेकिन ऐसा नहीं जी हो रहा और वो लोग जो है बदमाशी कर रहे हैं। तो आप सब लोग जो है इकट्ठे होइए, और इकट्ठे होके जो है हमारे संगठन को, जो है संगठन जिस प्रकार से काम कर रहा है, इसको हम और एक्टिवली करेंगे। और जन सैलाब आएगा, पूरा प्रोटेस्ट होंगे, आगे भी होंगे, अभी भी हो रहे हैं। तो जी ये चलता ही रहेगा निरंतर। और एक चीज मैं जनता से चाहूंगा कि अगर वो लोग इस चीज को पढ़ लेंगे, ये इसमें टीके में क्या कुछ डला हुआ है, अलग अलग टीकों में, ये रिपोर्ट हम आपको शेयर कर देंगे, इन टीकों में क्या कुछ डला हुआ जी है। तो अगर ये लोग इन चीजों को पढ़ लेंगे तो बहुत से लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या है इसके अंदर और क्यों लेना चाहिए इसको। तो इस प्रकार से प्रेशराइज ना जी तो वो कर सकते हैं हमारे को, ना ही हम लोग सहन करेंगे। जल्द से जल्द कनेक्ट होइए और आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। तो इस वीडियो के माध्यम से बस यही आपके लिए एक संदेश है, आह्वान है, कि जिस तरह से अब अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, अगर अब भी नहीं जागे तो बाद में समय मिलेगा भी नहीं जागने का। तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपको आप एक बार चेक जरूर करें। भारत जागो अभियान, जिस संगठन की आप एडवोकेट साहिल गोयल जी बात कर रहे हैं, उससे जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जुड़े हैं तो डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जस साहब के पास भी काफी समय की भी कमी है और थोड़े बिजी हैं, तो मैं चाहूंगा एक आखिरी टिप्पणी जस साहब से ले लेते हैं, फिर वीडियो का लास्ट करेंगे। जस साहब, तो जनता को इस वीडियो के माध्यम से, जो कि काफी सारे लोग आपको ऑलरेडी जान चुके हैं और काफी सुनते हैं आपको, जनता के लिए एक आखिरी फाइनल मैसेज आपका क्या रहेगा, ये आप बता सकते हैं? जी जस साहब, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप अपना आखिरी संदेश दे सकते हैं। जी मैंने बार बार जनता को अपील किया है, जी जैसा कि मैं अभी बड़े घर में रहता हूँ, एसी में सोता हूँ, तो मैं जी, मरने वाला है कि नहीं? मैं मरूंगा कि नहीं? जरूर, मरूंगा ना। बिल्कुल मरेंगे। तो जो भी आप जहां भी है, आपको लगता है कि आंदोलन करेंगे तो जेल जाएंगे, कोई मारेगा, तो मरो ना। मरने में क्या दिक्कत है? मेरा तो हिट लिस्ट पर नाम है, और सभी आरोपी कन्फेशन दे रहे हैं कि कौन से बड़ी हिट लिस्ट पर है, लेकिन वो बच गए अभी तक। तो भी मैं तो डरता नहीं। तो मैं कहता हूं कि घर में रह के सड़के मरने के बजाय सड़क पर आके
अन्याय के खिलाफ लड़ो। ये ताकतें बहुत खतरनाक ताकतें हैं, इनके लिए हमको बहुत दिन लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए घर में सड़क, तुम्हारा चॉइस, लाइफ तुम्हारा है, चॉइस इज यूअर्स। घर में सड़ के मरना है क्या रास्ते पर लड़के मरना है, ये आपको तय करना है। और मैं आप सबको विनती करता हूं कि चलो रास्ते पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय निकालने के लिए, जैसा आपका भी, और साहिल जी आपने भी अपना, जी साहिल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद हम लाइव ऐड करेंगे। जी जी, आज का मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपसे। एक डॉक्टर एल्बर्ट बिटरमैन थे जिन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया था कोवर्जन क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जी जानेंगे कि कोवर्जन किस प्रकार से की जाती है, किस किस तरीके से कोवर्जन को करने के मेथड्स हैं, और आज जो चल रहा है कोवर्जन यानी कि दबाव देना, यही चल रहा है, जी और उसके क्या क्या प्रकार है, किस प्रकार से आपको दबाया जा रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन सब बातों को वाइंड अप करेंगे। जी, बहुत जल्द जुड़ते हैं। बिल्कुल, अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर से। तो सभी दर्शकों का और जैसा आपका और साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, नमस्ते।